एक घने जंगल में एक औरत, जिसकी उम्र करीबन 40 से 45 साल के बीच होगी, बहुत तेज कहीं भागे जा रही थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और बुरी तरह से फटे हुए थे। उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया था। वो औरत एक समय पर एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। लोग उसकी खूबसूरती से चिढ़ते थे, लेकिन आज उसके चेहरे से सभी घिन खाते हैं। कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। वो औरत भागते भागते एक कॉटेज के पास पहुंची। अपनी जान बचाने के लिए उसने जाकर तेजी से उस कॉटेज का गेट खटखटाया। खोलो, खोलो, गेट खोलो, मेरी मदद करो। वो लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। उसकी आवाज, जो आज इतनी कर्कश हो गई थी, वो एक समय पर बहुत ही स्वीट हुआ करती थी। उसने गेट को धक्का देने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उस कॉटेज में एक लैंप थी, जिसकी रोशनी में कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उस हल्की सी रोशनी में वो एक खाट देख सकती थी, जिस खाट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने आप को एक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, इसलिए उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक फ्रेम पकड़ा हुआ था और वो उसी को देख रहा था। वो औरत अपनी कर्कश आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं बस एक बार अपने पति और अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। उस आदमी ने फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो वो औरत बोली, देखो, मेरा बेटा बहुत फेमस बिजनेसमैन है। उसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा। उसका नाम ऋषभ कपूर है। उस आदमी ने इस बार उसकी बात को सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया। ये देखकर वो औरत आगे बोली, मेरे पति भी अपने टाइम के बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। उनका नाम आदित्य कपूर है। इस बार उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और खाट से उठकर उस औरत के पास आने लगे। अब उस औरत ने उस आदमी को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उस औरत ने उस आदमी को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी एक समय में पूरे देश का सबसे हैंडसम आदमी था। आज उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी दाढ़ी सालों से शेव ना करने की वजह से बहुत लंबी हो चुकी थी। उसकी शर्ट भी बहुत पुरानी सी लग रही थी, जबकि एक समय पर वो आदमी कस्टम मेड कपड़े पहनता था। आज वो यहाँ अकेले इस झोपड़ी में दिन काट रहा था, जबकि एक वक्त था जब वो आदमी दर्जनों बॉडीगार्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मीडिया से घिरा रहता था। उसको इस हालत में देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी के इस हालत की जिम्मेदार वही थी। आदित्य, उस औरत ने रोते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, इशिका। इशिका को आदित्य के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसे इस हालत में भी आसानी से पहचान लिया, जबकि वो खुद को भी पहचान नहीं पाती थी। वो रोते हुए आदित्य के गले से लग गई। आदित्य ने भी उसे कसकर हक कर लिया। उसके हाथ में जो फोटो फ्रेम था वो उन दोनों की शादी का फोटो फ्रेम था, जिसमें आदित्य एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानता था कि उसके मन में कितनी खुशी थी अपने प्यार से शादी करने पर। दूसरी तरफ इशिका उस फोटो में बहुत ही उदास लग रही थी, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, बल्कि इसलिए हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ना ही वो ये बच्चा चाहती थी और ना ही ये शादी, लेकिन उसे फोर्स किया गया था। फोर्स करने वाला आदित्य ही था, इसलिए उसने हमेशा आदित्य और अपने बेटे से नफरत की। लेकिन उन दोनों ने हमेशा ही उसको बहुत प्यार दिया। तब उसको ये सब कहाँ समझ में आता। वो तो पागल थी किसी और के प्यार में। उस इंसान के लिए उसने आदित्य और ऋषभ दोनों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि आदित्य ने जो 60% शेयर उसके नाम किए थे, वो सब भी उस आदमी को सौंप दिया। लेकिन बदले में उस आदमी ने उसके साथ क्या किया? वो आज जिस हाल में थी, वो उस आदमी के बदौलत ही तो थी। आदित्य ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग करके ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी आंखों में खून सवार हो गया। लेकिन वो उससे कुछ कह पाता कि तभी वहाँ खुले हुए गेट से एक के बाद एक बहुत सारे लोग अंदर आ गए, जिनको देखकर इशिका फिर से उसके गले से लग गई।
वो उनको देखकर अपने ऊपर हुए उन जुल्मों को याद करके कांपने लगी। उन लोगों में से एक आदमी और एक औरत थे जो उनकी ही हम उम्र के थे। एक 20 से 25 साल का लड़का और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ थे। उस आदमी ने इशिका को देखकर कहा, ओह, तो भागते भागते आखिर तू अपने आशिक से मिल ही गई। चल, अच्छा ही हुआ, आज तेरे साथ साथ इसे भी खत्म कर दूंगा। ये वही आदमी था जिसने इशिका की जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी बात सुनकर वो औरत बोली, हामिद, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मन अभी तक इस कमीनी इशिका को टॉर्चर करने से भरा नहीं है। मैं इसे जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहती हूँ। तभी अचानक से वो लड़का भी बोल पड़ा, मॉम, बस भी करो, इतने सालों से इसे टॉर्चर करके आपका जी नहीं भरा। ये सुनकर अमित बोला, रूपाली, मोहित ठीक कह रहा है, और वैसे भी अब इसे खत्म करना जरूरी हो गया है, वरना अब इसका बेटा इतना पावरफुल हो गया है कि किसी भी दिन हमारा ठिकाना ढूंढकर इसको बचा ले जाएगा। फिर ये दुनिया को बता देगी कि किस तरह हमने पहले इसे यूज किया और फिर इसे टॉर्चर किया। रूपाली ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद अपने हाथ से इसे शूट करूंगी। इतना कहकर उसने बॉडीगार्ड से बंदूक ले ली और इशिका पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने फायर किया, आदित्य ने इशिका को अपने पीछे करके वो गोली खुद पर ले ली। आदित्य! इशिका उसका नाम जोर से चिल्लाई। रूपाली ने 1-2 गोली और चलाई, लेकिन आदित्य ने उनको भी अपने ऊपर ले लिया और अब वो जमीन पर गिर गया। इशिका ने उसका सर अपनी गोदी में उठाकर रख लिया और रोते हुए बोली, आदित्य, आपने ऐसा क्यों किया? मर जाने देते मुझे, मेरी वजह से तो सब कुछ हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ आदित्य, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया। मुझे तो आपसे माफी मांगने तक का अधिकार नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए अपनी जान। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी रूपाली ने उसे भी 2 बार शूट किया और इशिका भी आदित्य के पास ही गिर पड़ी। आदित्य का सर अब भी उसकी गोद में था। वो पूरी हिम्मत करके इशिका के सर के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी इशी, मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इशिका ने भी हांफते हुए कहा, ऐसा मत बोलिए आप। आपने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो तो मैं ही थी जिसने आपको खुद से दूर किया। आपकी पत्नी होने की कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की मैंने। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आंखों में आंसू लिए आदित्य ने कहा, इशिका, तुमने मुझे ऋषभ जैसा बेटा दिया और मैं तुमसे क्या चाहता। ऋषभ का नाम सुनकर इशिका के मन में गिल्ट की भावना और बढ़ गई, क्योंकि उसने उसके साथ भी बहुत गलत किया था। कभी उसने अपना बेटा उसे नहीं माना था, कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी अचानक वहां ऋषभ अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आया और आते ही सबको घेर लिया। ऋषभ भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठ गया और बोला, मॉम, डैड, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उन दोनों ने ही हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। वो दोनों एक साथ ही दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी उनके लिए। इशिका ने ऋषभ के गाल पर अपना खून से भरा हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ कर देना। और इतना कहते ही इशिका की आंखें बंद हो गई। हड़बड़ाहट में ऋषभ उसे हिलाकर बोला, नहीं मॉम, आप एक बार फिर से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डैड, उठाइए ना मॉम को। लेकिन जब उसने आदित्य को देखा तो वो तो पहले ही मर चुका था। ऋषभ के सर से एक ही दिन में उसके माता और पिता दोनों का साया उठ गया था। उसने खून भरी आंखों से अपने बॉडीगार्ड से कहा, किल ऑल ऑफ देम। तभी वहां बहुत सारी गोलियां चली और चीखों की आवाज उस जगह पर गूंज उठी और इसी तरह अंत हुआ इनकी कहानी का। लेकिन ये अंत तो सिर्फ एक शुरुआत थी।
इशिका की आंखें जब खुली तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ एकदम सफेद सा था। उसे लगा शायद वो स्वर्ग में है, लेकिन उसने तो जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया था। उसने हमेशा अपनी फिक्र करने वाले के साथ बुरा ही व्यवहार किया था, अपने पति और बेटे से हमेशा नफरत की। तो फिर उसे स्वर्ग में कैसे जगह मिल गई? उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो समझ में आया कि वो एक कमरे में थी और ये एक हॉस्पिटल रूम था। इसका मतलब वो मरी नहीं? क्या ऋषभ ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था? लेकिन उसे कोई दर्द तो हो ही नहीं रहा था। गोली? उसे तो गोली लगी थी, तो फिर उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा था? क्या डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया था? लेकिन उसे तो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स फील हो रही थी। इशिका अपने ख्यालों में ही उलझी हुई थी कि उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। अरे, आपको होश आ गया मिसेस कपूर? उसके मुंह से अपने लिए मिसेस कपूर सुनकर इशिका की आंखें भर आई। आज न जाने कितने सालों बाद उसे किसी ने मिसेस कपूर कहकर बुलाया था। उसने साइड में देखा तो वो एक यंग नर्स थी। उसने कहा, मैं अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। इतना कहकर वो नर्स वहां से चली गई। इशिका वहीं बैठी ये सोचने लगी कि क्या आदित्य भी उसकी तरह बच गया होगा, या फिर वो नहीं। आदित्य के बिना वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। वो बस एक बार अपने बेटे ऋषभ से मिलना चाहती थी और आदित्य के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए वो अपने बेड से नीचे उतरी और बिना किसी डिस्कम्फर्ट के वहां से जाने को हुई तो उसकी नजर वहां से गुजरते वक्त एक मिरर पर पड़ी। जब उसमें उसने अपना हल्का सा अक्स देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने रुककर वापस मिरर में जाकर अपने अक्स को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इस टाइम मिरर में उसे अपना 25वां साल वाला रूप दिख रहा था। उसने हैरानी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर में वैसा ही करने लगा। तभी उसकी नजर उसके दूध से गोरे और सुंदर हाथों पर गई, जो कि रूपाली के टॉर्चर के बाद बहुत गंदे लगने लगे थे। उसके नाखून भी बहुत सुंदर और मैनिक्योर किए हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो उस टाइम बनकर रहती थी, क्योंकि वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसने जल्दी से अपने पेट को छूकर देखा तो उस पर गोली का कोई निशान तक नहीं था। तो फिर क्या उसका फिर से जन्म हुआ था? उसने बहुत सी नॉवेल्स में रीबर्थ की कहानी पढ़ी थी, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा उसके खुद के साथ भी होगा। इसलिए उसने कैलेंडर देखा तो उसका शक दूर हो गया। सच में उसका रीबर्थ हुआ था, वो भी इस टाइम में जब वो आदित्य और ऋषभ के साथ ही थी। उन दोनों के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर भगवान ने उसे एक मौका दिया ही है तो वो उसका अच्छे से फायदा उठाएगी और इस बार अपने पति और बेटे को बहुत प्यार देगी। तभी डॉक्टर आई और उसका चेकअप करने लगी। चेक करके उसने कहा, आप एकदम ठीक है मिसेस कपूर, बस क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से आप बेहोश हो गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर इशिका को याद आया कि वो टाइम है ये जब वो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार्स और क्रू के साथ डिनर के लिए एक 7 स्टार होटल में गई थी, और जब वो वॉशरूम गई थी तो किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। जब वो बेहोश हो गई तब वो आदमी उसे एक रूम में लेकर गया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदित्य ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया, क्योंकि उसके एक बॉडीगार्ड ने उन्हें देख लिया था। आदित्य वहाँ एक क्लाइंट के साथ डिनर के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन वो बेहोश थी, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। अमित भी उसकी मूवी में एक रोल प्ले कर रहा था, इसलिए उसने आदित्य को फॉलो किया और हॉस्पिटल आ गया। आदित्य कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता था और उसको पता था कि अगर वो इशिका के सामने गया तो इशिका हमेशा की तरह गुस्से में आ जाएगी और उसे इग्नोर कर देगी। इसलिए वो उसके सामने ही नहीं आया, लेकिन अमित आया और उसने आदित्य का क्रेडिट चुरा लिया। ये बात इशिका को तब पता चली जब उसको टॉर्चर करते वक्त रूपाली ने ये बात खुद कबूल की। असल में वो आदमी यानी अमित भी रूपाली का अरेंज किया हुआ था। उसे ये सब बातें याद आ रही थी। डॉक्टर इशिका की हेल्थ चेकअप करके उसे थोड़ी देर रेस्ट करने को बोलकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अमित अंदर आ गया। उसे देखकर इशिका का खून खौल उठा और उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने उसी वक्त अपनी नजर फेर ली, नहीं तो वो सच्चाई याद करके कुछ कर बैठती।
इशिका ने उसे देखते ही तय कर लिया था कि अमित की गलती की सजा तो उसे मिलेगी ही, लेकिन धीरे धीरे उसे बर्बाद करके। अमित देखने में काफी हैंडसम था और वो मूवी का सेकंड लीड भी था। वो हमेशा इशिका से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। दरअसल उसके जाल में फंसकर ही इशिका ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, इसलिए इस बार वो उस गलती को नहीं दोहराएगी। अमित उसके पास आया और पैनिक होने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, इशी, तुम ठीक तो हो ना? इशिका ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ? ये सुन अमित को इशिका का बिहेवियर आज कुछ अलग लगा। कहाँ वो छोटी छोटी बात पर रोने लगती थी और उससे सिंपैथी पाने की कोशिश करती थी, लेकिन आज जब उसके पास इतना अच्छा मौका था तो वो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रही थी? अमित ने इशिका से कहा, इशी, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना डर गया था तुम्हें उस हाल में देखकर। मैं उस गुंडे को तुम्हारा फायदा उठाते देखकर उसकी जान ले लेना चाहता था, लेकिन वो भाग निकला। इशिका ने मन में सोचा, भाग निकला? शायद तुमने उसे भगा दिया। जब आदित्य उस गुंडे को पीटकर इशिका को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो अमित ने उस गुंडे की भागने में उसकी मदद की थी, क्योंकि रूपाली ने उसको बता दिया था कि वो गुंडा उसके लिए काम करता था। ये सब सोचकर इशिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कितने यूजलेस हो तुम। एक तो आदित्य ने उसको पीटकर मेरी जान बचाई, लेकिन तुम एक पिटे हुए गुंडे को भी नहीं संभाल पाए। इशिका की बात सुनकर वो पैनिक हो गया। उसने सोचा कि इशिका को कैसे पता चल गया कि उसको बचाने वाला आदित्य था, वो नहीं। अमित ने थोड़ा घुमाकर अपना सवाल किया, तुम तो बेहोश थी, फिर तुमको कैसे पता चला कि वहां क्या हुआ? इशिका बोली, दैट्स वेरी सिंपल। मैं अभी भी अपनी बॉडी पर आदित्य के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकती हूँ, जिससे प्रूव होता है कि आदित्य भी वहां पर थे। इसका मतलब उन्होंने मुझे कैरी किया, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके होते हुए किसी ने मुझे छूने की कोशिश की और उन्होंने उसको यूं ही छोड़ दिया हो। उस इंसान को बचकर भागने देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जरूर उन्होंने मुझे बचाया होगा और तुम्हारी जिम्मेदारी पर उस गुंडे को छोड़कर आ गए होंगे, और वो गुंडा तुम्हारे हाथ से बच निकल गया होगा। Am I right? अमित को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये लड़की तो बहुत बड़ी बेवकूफ थी। तब तो वो और रूपाली मिलकर आसानी से उसको बेवकूफ बना देते थे, लेकिन आज इसने इतना दिमाग कहाँ से लगा लिया? और ऊपर से वो आदित्य की तारीफ भी कर रही थी। आखिर ये हो क्या रहा था? वो कुछ और कहता उससे पहले ही इशिका बोली, देखो प्लीज, मुझे रेस्ट करना है, इसलिए तुम जा सकते हो। एंड बाय द वे, वो जाते जाते प्लीज आदित्य को इन्फॉर्म कर देना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी। हामिद को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ ही हैरानी भी हुई कि वो खुद से आदित्य से मिलना चाहती थी। वो तो आदित्य से नफरत करती थी और हमेशा उससे दूर भागती थी, तो फिर आज खुद उसे क्यों बुला रही थी? अमित ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलूंगा, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहां से जल्दी से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि एक और पल वो वहां रुका तो उसका असली रूप इशिका के सामने आ जाएगा। अमित के जाने के ठीक 5 मिनट बाद गेट पर नॉक हुआ। इशिका ने गेट की तरफ देखा तो ये वही आदमी था जिसे देखने के लिए वो कब से बेचैन थी। आदित्य इस टाइम 31 साल का था। वो बहुत ही हैंडसम था, मस्कुलर बॉडी, हार्ट पैक। वो सच में इंडिया का मोस्ट वांटेड मैन था। वेल, सिर्फ दुनिया की नजरों में, क्योंकि उसकी मैरिड होने की बात किसी को भी नहीं पता थी, बस कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। आदित्य एक टक इशिका को ही निहारे जा रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहली बार इशिका खुद से उससे मिलना चाहती थी। वो तो उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी, उसे देखकर हमेशा इग्नोर करती थी, यहाँ तक कि वो दोनों एक बेडरूम भी शेयर नहीं करते थे। इशिका के सामने अगर वो गलती से भी आ जाता तो वो उसे इग्नोर कर देती थी। इशिका को भी उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसका दिल दुखा। ये सब उसकी ही गलती थी, जो कि आज उसका पति उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर भी शक कर रहा था।
तभी इशिका का मन किया उसे अंदर बुलाने का, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे बुलाए। अचानक उसके दिमाग में कुछ सूझा और साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाने की कोशिश कर वो ऐसे शो करने लगी कि जैसे उसको बहुत मुश्किल हो रही हो उस ग्लास को उठाने में। आदित्य उसकी एक्टिंग 1 सेकंड में पहचान गया। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य को पता था कि वो एकदम फिट है। आखिर वो सिर्फ क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश ही तो हुई थी। उसका कोई एक्सीडेंट थोड़ी हुआ था कि उसको उठाने में प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी वो इशिका के बेड के पास गया और उसको बैठने में मदद करने लगा। उसकी छुअन महसूस कर इशिका की आंखें बंद हो गई। आदित्य ने फिर उसको पानी का ग्लास उठाकर दिया और इशिका ने उससे लेकर पी लिया। आदित्य उसका गुस्सा होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसकी सोच से उल्टा इशिका एकदम शांत थी। ये देखकर आदित्य को बहुत हैरानी हुई, लेकिन अपने आप को नॉर्मल करके सीरियस आवाज में उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया? ये सुन इशिका ने बस उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आदित्य शॉक हो गया। वो कभी भी आदित्य के करीब नहीं आती थी, तो फिर आज कैसे खुद से उसने उसका हाथ पकड़ लिया था? फिर इशिका ने बहुत मासूमियत के साथ कहा, आदित्य मुझे घर जाना है। ये सुनकर तो आदित्य को एकदम जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। इशिका ने आज पहली बार उसको उसके नाम से पुकारा था, वरना वो उसके लिए हमेशा मिस्टर कपूर ही कहती थी। आदित्य सोच में पड़ गया कि आज इस लड़की को क्या हो गया। उसको अपनी सोच में गुम देखकर इशिका ने उसके हाथ को हिलाया और उस पर जोर देते हुए बोली, आदित्य आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मुझे घर ले चलिए ना। आदित्य ने एक सख्त आवाज में पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ घर वापस जाना चाहती हो? तुम तो मुझे एक पल के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो फिर मेरे साथ 2 घंटे के ऊपर का सफर कैसे तय करोगी? वो हमेशा की तरह बाद में उसके रूखेपन को झेलना नहीं चाहता था। इशिका उसकी बात सुनकर बोली, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जब आप मुझे अपनी बाहों में थामकर यहाँ हॉस्पिटल तक लाए थे, तब क्या आपने मुझसे पूछा था जो अब पूछ रहे हैं? बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, हमेशा अपने मन की ही करते हैं। ऐसा कहकर उसने मुंह साइड में फेर लिया। आदित्य को उसका बचपना देखकर हंसी आ रही थी। आज कितने सालों बाद इशिका ने उससे ऐसे बात की थी। ऐसे बात वो सिर्फ बचपन में ही किया करती थी, लेकिन जब वो अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी तो सब बदल चुका था। उसकी बचपन वाली इशिका बिल्कुल बदल गई थी। वो आदित्य को आदि पुकारते हुए उसके पीछे भागती नहीं थी, बल्कि मिस्टर कपूर कहकर उससे दूर भागती थी। लेकिन इस बार आदित्य का दिल पिघल गया और वो बोला, ठीक है चलो चलते हैं। उसकी बात सुन इशिका झट से बेड से उतर गई, लेकिन उसने आदित्य का हाथ नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, चलो चले। आदित्य घर जाने के उसके एक्साइटमेंट को देखकर हैरान था, क्योंकि ये वही थी जो अधिकतर शूटिंग के बहाने घर से बाहर रहती थी। वो महीने भर के लिए बाहर चली जाया करती थी और कहती थी कि उसे घर जेल जैसा लगता है, घुटन होती है उसे घर में। लेकिन आज उस क्लोरोफॉर्म को सूंघने के बाद उसके दिमाग का कोई नट लूज हो गया था शायद। ऐसा सोचकर आदित्य भी इशिका के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों हॉल से गुजर ही रहे थे कि अचानक आदित्य ने उसको रोक दिया। इशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, जल्दी से मेरे और मैडम के लिए फेस मास्क और गॉगल्स लेकर आओ। इशिका समझ गई थी कि ऐसा उसने क्यों किया। थोड़ी देर में आदित्य का बॉडीगार्ड वहां उनके लिए फेस मास्क और गॉगल्स ले आया था। दोनों ने जल्दी से उसे लगाया और हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वो हॉस्पिटल आदित्य का ही था, इसलिए डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी उन्हें खुद रुककर पूरा करने की जरूरत नहीं थी। इशिका और आदित्य बाहर उसकी लग्जूरियस कार में आकर बैठे और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनके पीछे 6 बॉडीगार्ड से भरी कार उनको फॉलो कर रही थी। इशिका ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा और आदित्य को उससे क्या ही परेशानी हो सकती थी भला, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा।
इशिका अपने साइड की विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, तो वहीं आदित्य एक हाथ से अपने फोन पे कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसको अचानक किसी की नजर खुद पर महसूस हुई, तो उसने इशिका की तरफ देखा, जो उसको ही एक टक देखती ही जा रही थी। आदित्य ने उसको देखा तो उसकी आंखों में खो गया। आज पहली बार इशिका की आंखों में उसको खुद के लिए नफरत की जगह कोई और इमोशन दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इस इमोशन को जानकर भी अनजान बन रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उससे कुछ ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे जिसके टूटने पर उसको ही तकलीफ हो। इशिका भले ही अभी उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी, पर क्या पता घर जाते ही वो वापस पहले की तरह ही चिड़चिड़ी हो जाए। आदित्य ने अपनी नजरें फेर ली तो इशिका को हर्ट हुआ। उसको आज जाकर समझ में आया कि आदित्य को कैसा महसूस होता होगा जब वो भी उसको इग्नोर करती थी। तभी अचानक इशिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आदित्य, आई एम सॉरी। ये सुन आदित्य ने हैरानी से इशिका की तरफ देखा, जो अपना सर झुकाए आगे बोली, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे दिल से पछतावा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे अभी माफ कर दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप मुझे माफ कर सकते हैं तो आप मुझे माफ करना, और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं समझ जाऊंगी कि मैंने गलतियां ही इतनी की हैं कि उनकी माफी नहीं मिल सकती, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। ये सब सुन हैरान आदित्य इशिका को देखकर किसी सोच में पड़ गया। आदित्य ने कुछ सोचकर उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो तुम क्या करोगी, कैसे सुधारोगी खुद को? इशिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं एक अच्छी वाइफ और मदर बनकर दिखाऊंगी। आदित्य को उसकी आंखों में एक सच्चाई दिखी, लेकिन वो खुद को और ऋषभ को कोई भी झूठी होप नहीं देना चाहता था, खासकर कि ऋषभ को। आज तक इशिका ने उसके साथ कितना गलत किया था, वो इतनी आसानी से ये नहीं भूल सकता था। वो भले ही आज 4 साल का हो गया था, लेकिन आज तक इशिका ने उसे प्यार से गले तक नहीं लगाया था। उस बेचारे ने भी अब इशिका की नफरत के साथ रहना सीख लिया था। ऐसे में अब अचानक इशिका ऋषभ को उसकी माँ का प्यार दे और कहीं आगे चलकर उसका मूड चेंज हो गया तो क्या वो फिर से उससे और ऋषभ से नफरत करने लगेगी? ऐसे में भले ही वो खुद को संभाल ले, लेकिन ऋषभ, उस 4 साल के बच्चे को वो कैसे संभालेगा? इसलिए आदित्य ने अपना काम कंटिन्यू करते हुए बिना इशिका की तरफ देखे हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, बस ऋषभ को हर्ट मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या आदित्य कर पाएगा कभी इशिका पर पूरी तरह से भरोसा, और क्या खरी उतरेगी इशिका अपने शब्दों पर? आदित्य का जवाब सुनकर इशिका को लगा कि उसके लिए इतना ही काफी था। आखिर वो इससे ज्यादा की उम्मीद कर भी कैसे सकती थी? कम से कम अब उसके पास एक चांस तो होगा आदित्य और उसके बेटे के करीब जाने का, और इस बार वो फेल नहीं होना चाहती थी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। कपूर मैंशन एक शानदार विला था। पूरा विला गार्ड से कवर्ड था। चप्पे चप्पे पर गार्ड्स थे, जो कि आदित्य और इशिका को जैसे जैसे वो उनके करीब से गुजर रहे थे उनको सैल्यूट करते जा रहे थे। इशिका की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। आखिर वो इतने साल बाद जो लौटकर आई थी यहाँ पर, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में इस विला को अगले आने वाले 2 सालों में छोड़कर चली गई थी। जब वो विला में पहुंची तो बस वहां का हाउसकीपर ही जगा हुआ था। वो एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था, जो कि आदित्य के बचपन से ही इसी घर में था। आदित्य के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर जिंदा था। उसके बाद इशिका से उसकी शादी हो गई और ऋषभ भी उसकी जिंदगी में आया। अब ये दोनों ही उसका परिवार थे। हाउसकीपर की भी वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। आदित्य उनको काका कहता था, लेकिन इशिका उन्हें मिस्टर हाउसकीपर ही कहती थी, क्योंकि वो यहाँ सबसे नफरत करती थी। लेकिन आदित्य ने उसे काका की बेइज्जती करने से मना किया था। काका उन दोनों को एक साथ वापस आते हुए देखकर हैरान रह गए। इशिका की आदित्य के लिए नफरत सब जानते थे। तभी काका ने कहा,
आदित्य बेटा, इशिका मैडम आप घर वापस आ गए। उनके ऐसे डिफरेंट टाइटल्स को सुनकर इशिका को याद आया कि उसने काका को कहा था कि वो उसे मैडम कहे, ना कि बेटा। वो उनको एक सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसे अपनी बेरुखी याद करके खुद पर गुस्सा आया कि वो कैसे आदित्य के काका के साथ इतना बुरा बिहेव कर सकती थी। इशिका बोली, काका, मुझे आज तक आपके साथ की गई सभी बदतमीजियों के लिए माफ कर दीजिए। उसकी बात सुन आदित्य और काका दोनों ही शॉक थे। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि ना जाने आने वाले टाइम में ये लड़की उसको और कितना शौक देने वाली है। वहीं काका को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इशिका उनसे इतने प्यार से बात कर रही थी, और तो और उनसे माफी भी मांग रही थी। वो कुछ कहने के लिए हुए, लेकिन आदित्य ने उन्हें कुछ इशारा किया जिससे वो कुछ समझ गए। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैडम, वैसे तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी मांग रही हैं तो ठीक है, मैं आपको माफ कर देता हूँ। इशिका ने कहा, थैंक यू सो मच काका। वैसे अगर आपने मुझे दिल से माफ कर दिया है तो आप मुझे मैडम ना बोलकर इशिका बेटा ही बोलिए, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। उसे पता था कि काका ने ये सब आदित्य के इशारे पर ही कहा था, लेकिन वो इस मौके का फायदा उठाए बिना कैसे रह जाती। बाद में वो अपने एक्शन से सबकी उसके बारे में थिंकिंग चेंज करने वाली थी। आदित्य ने कहा, रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। काका, आप मेरी स्टडी में आना, कुछ काम है आपसे। इतना कहकर वो चला गया। काका भी उसके पीछे पीछे चले गए। इशिका भी अपने रूम की ओर चल दी, लेकिन बीच रास्ते में ऋषभ का रूम था, तो उसका बहुत मन किया ऋषभ को देखने का। उसने चुपके से डोर को ओपन किया। रूम में काफी अंधेरा था। इशिका ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और ऋषभ के बेड के पास पहुंच गई, और उसने साइड रखा टेबल लैंप स्विच ऑन किया तो रूम में हल्की सी रोशनी छा गई। ऋषभ अपने बेड पर आराम से सो रहा था। उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से थोड़ा सा हट गया था, जो कि उसके करवट बदलते वक्त हुआ था। इशिका उसके फेस वाली साइड पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये मासूम एंजल उसका अपना बेटा था। ऋषभ अपने दोनों पेरेंट्स की परछाई जैसा था, इसलिए वो भी बहुत सुंदर था। इशिका ने जब उसके फेस को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ बहुत जोरों से कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने ऋषभ को छुआ तो कहीं वो बेरुखी से उसका हाथ झटक न दे, जैसे कि वो पिछले जन्म में आदित्य और उसके साथ करती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऋषभ चुपचाप सोता रहा। इशिका की हिम्मत बढ़ी और वो हल्के से उसके फेस को बहुत प्यार से सहलाने लगी। ऋषभ फिर भी नहीं उठा तो उसने उसके फोरहेड पर एक किस किया। ऋषभ बहुत गहरी नींद में था। इशिका को इतने से चैन नहीं मिला तो वो उसके पूरे फेस पर हाथ फेरने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा ऋषभ, कितना हर्ट किया है मम्मा ने आपको। आपकी मम्मा बहुत बुरी है, बहुत बहुत ज्यादा बुरी है। आई एम सो सॉरी बेटा, लेकिन अब मैं आपको और हर्ट नहीं करूंगी। मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। जितने गम दिए हैं ना, उससे कई ज्यादा खुशियां दूंगी आपको, प्रॉमिस। इतना कहकर वो फिर से रोते हुए उसे प्यार से सहलाने लगी। वो उसका ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाकर वही उसके सिरहाने बैठकर उसको प्यार से निहारती रही। दूसरी तरफ स्टडी में काका और आदित्य एक काउच पर बैठे थे और आदित्य ने उसको इशिका की माफी वाली सारी कहानी बता दी। काका ने पूछा, तो अब आप क्या करेंगे आदित्य बेटा? क्या आपको उन पर यकीन है? आदित्य ने कहा, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन काका, मैं उसे एक चांस तो देना चाहता हूँ, भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन ऋषभ को उसकी माँ का प्यार मिले। काका ने पूछा, लेकिन बेटा, अगर वो फिर से बदल गई तो? आदित्य ने बहुत सीरियस होकर कहा, तो ये झटका ऋषभ को इतना स्ट्रांग बना देगा कि वो जिंदगी में फिर कभी भी किसी के आगे प्यार की भीख नहीं मांगेगा। वो सीख जाएगा कि जब उसकी खुद की माँ उसे धोखा दे सकती है
तो दुनिया में कोई भी उसे धोखा दे सकता है। वो जानता था कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था, लेकिन वो ये रिस्क लेना चाहता था ऋषभ के लिए। आदित्य जब काका से बात करके अपने रूम की ओर जा रहा था तो उसने एक बार ऋषभ के रूम में जाकर उसको देखने का सोचा, लेकिन जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसका दिल पिघल गया। इशिका ऋषभ के सिरहाने बैठे हुए ही सो गई थी। आज पहली बार उसने दोनों माँ बेटे को एक साथ इस तरह से देखा था। जब ऋषभ होने वाला था तो उसको लगता था कि अपने बच्चे को गोद में लेकर शायद इशिका बदल जाएगी, और ऐसे सीन्स हमेशा उसके सपनों में ही आते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसको सपने आने भी बंद हो गए। लेकिन आज इस सीन को देखकर उसका वो सपना पूरा हो गया। आदित्य बेड के पास गया और जाकर इशिका को कंफर्टेबली लेटा दिया और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इशिका और ऋषभ की सोने की आदत बिल्कुल एक सी थी। ये बात आदित्य अच्छे से जानता था। इशिका के सोने के बाद ही वो उसको टच करने की हिम्मत कर पाता था, लेकिन उसने उसके फोरहेड पर किस करने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, और आज भी उसने ऐसा ही किया। उसने पहले इशिका के फोरहेड पर किस किया और फिर ऋषभ के फोरहेड पर। फिर वो खुद थोड़ी देर बैठ गया वहां पर। आज उसको पहली बार ये फैमिली वाली फीलिंग महसूस हुई। वो इस मोमेंट को जी भर के देखना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य जल्दी उठकर ऋषभ के रूम में चला गया, इसलिए अब रूम में सिर्फ इशिका और ऋषभ ही सो रहे थे। जब इशिका की आंख खुली तो उसने साइड होकर जो देखा उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। ऋषभ उठ चुका था और बेड पर बैठा उसकी ओर बहुत गौर से अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था, जैसे मानो उसको यकीन ही नहीं हो रहा हो कि इशिका यहाँ सच में है। वो अपने बिखरे हुए बालों में बहुत क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर इशिका का मन किया कि उसके गालों को पिंच कर ले। इशिका वैसे ही लेटी हुई बोली, मॉर्निंग बेबी। उसकी बात सुनकर ऋषभ को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में वही थी, लेकिन क्या वो उससे बात कर रही थी? पर वो तो उसको हमेशा देखकर इग्नोर करती थी। इशिका उसकी आंखों में उसके डाउट को साफ देख सकती थी। वो उठकर बैठी और ऋषभ से बोली, बेबी आपको पता है कल रात ना मैंने एक बहुत डरावना ड्रीम देखा था, जिसमें बहुत सारे डेविल्स ने मुझे घेर कर रखा था और वो मुझे मारना चाहते थे। लेकिन फिर अचानक ही वहां 2 सुपर हीरो आ गए और मुझे उनसे बचा लिया। आपको पता है वो सुपर हीरोज कौन थे? ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो जानना चाहता था कि वो कौन थे। इशिका स्माइल करते हुए बोली, वो सुपर हीरोज आपके डैडी और आप थे। ऋषभ के होठों पर उसकी बातें सुनकर एक स्माइल आ गई। आखिर छोटे बच्चों को ऐसी कहानियां बहुत पसंद जो आती हैं, और एक सुपर हीरो बनना भला किस छोटे बच्चे को पसंद नहीं आता होगा। इशिका आगे बोली, फिर आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप दोनों हमेशा मुझसे बहुत प्यार करोगे और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे। इसलिए मम्मा को भी उनकी गलती रियलाइज हो गई। मम्मा ने आपके डैडी और आपसे पूछा कि आप दोनों ने मेरी हेल्प क्यों की, जबकि मैंने तो आपको और आपके डैडी को हमेशा परेशान किया है। आपसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी और बहुत गुस्सा भी करती थी। तो पता है कि आपके डैडी और आपने क्या कहा? ऋषभ फिर से टकटकी लगाए उसे देखने लगा। इशिका ने उम्मीद भरी निगाहों से ऋषभ की ओर देखकर कहा, आप दोनों ने कहा कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो इसलिए मैंने भी आपके डैडी और आपसे माफी मांगी और कहा कि अब से मैं आप दोनों को बहुत प्यार करूंगी और एक गुड वाइफ और गुड मॉमी बनकर दिखाऊंगी। पर बेबी, क्या आप माँ को एक चांस दोगे गुड मॉमी बनने का? ऋषभ बिना कुछ बोले उसे ही देख रहा था। इशिका को लगा कि शायद ऋषभ ने उसको माफ नहीं किया। वो समझ सकती थी कि ऐसा क्यों था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ऋषभ, जिसे वो सब प्यार से ऋषु बुलाते थे, उसने उसको रोते हुए देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज आप मत रो, आप मत रो, आप रोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर इशिका के मन में एक उम्मीद जगी। उसने ऋषभ से पूछा,
तो क्या आपने मम्मा को माफ कर दिया? क्या आप उनको एक चांस दोगे गुड मॉमी बनने का? ऋषभ ने कहा, यस। इशिका ने उसको झट से अपने गले लगा लिया और रोने लगी। ऋषभ भी आज पहली बार अपनी माँ के इतने प्यार से उसको हक करने से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और वो भी रोने लगा। दोनों माँ बेटे काफी देर तक इसी तरह से रोते रहे। फिर अचानक से गेट पर नॉक होने से उन दोनों का ध्यान टूटा। गेट को आदित्य ने जाते वक्त बाहर से लॉक कर दिया था। काका गेट पर नॉक करते हुए बोले, बाबा आप उठे नहीं क्या अब तक? आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। इशिका उससे दूर होते हुए बोली, काका आप जाकर ऋषु के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाइए, मैं अभी ऋषु को स्कूल के लिए रेडी करके लाती हूँ। बाहर खड़े काका इशिका की आवाज सुनकर हैरान हो गए, लेकिन तभी उनको आदित्य की बात याद आ गई, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। इशिका ने ऋषु से कहा, चलो बेबी आज माँ आपको स्कूल के लिए रेडी करेंगी। ऋषु भी एक्साइटेड हो गया। वो दोनों जल्दी से वॉशरूम में चले गए। आदित्य जब नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर रेडी होकर आया तो वहां सर्वेंट्स उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। साथ ही वो इशिका और ऋषु के लिए भी ब्रेकफास्ट लगाने लगे, क्योंकि ऐसा काका ने उनको करने के लिए कहा था। आदित्य ये देखकर सोचने लगा कि क्या इशिका उन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करेगी भी या नहीं। वो भी उम्मीद करने लगा था कि वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करे, क्योंकि आज तक उसने दोनों बाप बेटे के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाया था। और किस आदमी की इच्छा नहीं होती कि ऑफिस जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते वक्त एक लवली टाइम स्पेंड करने की। तभी ऊपर से इशिका और ऋषु एक साथ उतरकर नीचे आए। दोनों रेडी हो चुके थे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सीन देखकर आदित्य का दिल पिघल गया। तो वहीं सारे सर्वेंट्स और हाउसकीपर बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने आज तक इशिका को ऋषु को धुतकारते हुए ही देखा था, लेकिन आज दोनों को एक साथ देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चीजें बदल रही थी, लेकिन इशिका का ये बिहेवियर क्या मोड़ लाएगा ऋषभ और आदित्य की जिंदगी में? काका ने खुद को संभालते हुए वहां खड़े सर्वेंट्स को इशारा किया कि वो कुछ भी रिएक्ट ना करे और एकदम नॉर्मली बिहेव करे। सभी उसके इशारे को अच्छे से समझ गए। इशिका और ऋषु नीचे आ गए और आकर ऋषु ने हमेशा की तरह अपने पापा को विश किया। गुड मॉर्निंग डैडी। आदित्य उसकी आवाज में आज एक अलग ही खुशी महसूस कर सकता था और ये सब इशिका की वजह से था। शायद उसका फैसला सही था। उसने भी प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग। इशिका भी ऋषु की कॉपी करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग हबी। हबी सुनकर आदित्य शॉक हो गया और उसके कान लाल हो गए, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए वो बोला, गुड मॉर्निंग। फिर इशिका और ऋषु भी उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ गए। ऋषु उन दोनों के बीच वाली चेयर पर बैठा था, क्योंकि वो हमेशा आदित्य की बगल वाली चेयर पर ही बैठता था। आदित्य ने उसको थोड़ा घूर कर देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़का दूसरी वाली चेयर पर बैठ नहीं सकता था क्या? आदित्य का अनसैटिस्फाइड चेहरा किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि सबकी नजर इशिका और ऋषु पर थी, जो कि एक माँ बेटे का रिश्ता एंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋषु के ब्रेड्स पर इशिका जैम लगाते हुए बोली, आज माँ अपने हाथों से आपके लिए जैम लगाएंगी। फिर उसने ऋषु को वो खाने के लिए दिया। मिल्क फिनिश करने के बाद ऋषु के होठों के ऊपर निशान हो गया था, तो इशिका एक टिश्यू से उसको साफ करने लगी और फिर उसको अपने हाथों से ब्रेड खिलाने लगी। एक तरफ हाउसकीपर और बाकी सर्वेंट्स ये नजारा देखकर बहुत खुश थे, तो वहीं आदित्य अपने ही बेटे से जेलस फील कर रहा था। उसकी वाइफ का पूरा ध्यान उसके बेटे ने अपनी ओर जो आकर्षित कर लिया था, जबकि कल रात तक तो उसकी वाइफ उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। उसने इशिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए झूठ मूठ में खांसना शुरू कर दिया। इशिका के सामने पानी का जग था। वो जल्दी से ऋषु को खिलाना छोड़कर आदित्य के लिए एक ग्लास में पानी भरकर उसको देते हुए बोली, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आदित्य ने खुशी खुशी वो ग्लास लिया और पानी पीने लगा। तो वही ऋषु ने आदित्य को देखकर मुंह फुला लिया, क्योंकि उसके डैडी ने उसकी मम्मी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
आदित्य को उसके चेहरे को देखकर मन ही मन बहुत हंसी आई। ऋषु मुंह बनाते हुए बोला, मम्मा मुझे ब्रेड खिलाओ ना। इशिका उसे खिलाने को हुई तो आदित्य बोला, इशिका प्लीज मेरे लिए वो एप्पल कट कर दो। ऋषु चिढ़कर बोला, डैडी आपकी प्लेट में तो पहले से ही इतने सारे एप्पल्स हैं। सच में आदित्य के पास रखी फ्रूट बाउल में एप्पल्स अच्छे से कटे हुए रखे थे। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ये वाले साइज में बहुत छोटे हैं, मुझे साइज में थोड़े बड़े खाने हैं। ऋषु बोला, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी और से कह दो ना, मम्मा को क्यों काम करने को बोल रहे हो। तभी आदित्य ने हाउसकीपर को कुछ इशारा किया और उसने भी सभी सर्वेंट्स को अपने अपने काम पर लौटने का इशारा कर दिया। सभी सर्वेंट्स अपने अपने काम पर चले गए। देखते ही देखते वहां उन तीनों के अलावा कोई नहीं बचा था। इशिका और ऋषु उसकी चालाकी समझ गए। इशिका ने ऋषु से कहा, आप खुद खा लो, तब तक मैं ये एप्पल्स कट कर देती हूँ ताकि आप जल्दी से ऋषु को अपने साथ स्कूल ले जा सके। ओके? ऋषु खुश होते हुए बोला, आज वो सबको जाकर बताएगा कि ये एप्पल्स उसकी मम्मी ने उसके लिए कट किए थे। वहीं आदित्य भी खुशी खुशी इशिका के हाथ के कटे हुए एप्पल्स खाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही इशिका ने चाकू उठाकर एप्पल को पील करना चाहा, वैसे ही दोनों बाप बेटे के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि इशिका नाइफ के उल्टे साइड से उसको पील करने की कोशिश कर रही थी। एक बहुत लग्जूरियस कार रोड पर दौड़ रही थी। उसके पीछे 6 और लग्जूरियस कार्स थी। पहली कार में इशिका और आदित्य थे, तो वहीं बाकी के कार्स में बॉडीगार्ड्स थे। इशिका और आदित्य बैक सीट पर बैठे थे और ऋषु दोनों के बीच में बैठा था। आज पहली बार तीनों एक साथ कार में बैठे थे। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन कार में एकदम सन्नाटा था। इशिका सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, आई प्रॉमिस कि मैं कुकिंग सीख लूंगी, फिर आप दोनों को बहुत टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। वो बोल तो ऐसे रही थी जैसे दोनों बाप बेटे ने कभी अच्छा खाना खाया ही ना हो, जबकि वर्ल्ड के बेस्ट शेफ उनके घर में ही काम करते थे। ऋषु ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी मम्मी, आपको कुकिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मेरे ब्रेड्स पर जैम लगाकर मुझे अपने हाथ से जैम ब्रेड खिला दोगी तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा। ऋषु बहुत ही स्मार्ट था। उसको लगा कि अगर उसकी मम्मी कुकिंग करेगी तो उसके डैडी को भी उसकी मम्मी की अटेंशन मिलेगी, लेकिन वो अपनी मम्मी की सारी अटेंशन सिर्फ अपनी तरफ ही रखना चाहता था। अपने बेटे के खुराफाती दिमाग से अनजान इशिका खुश होकर बोली, ओह बेबी, दैट्स सो स्वीट। ये बोलकर उसने ऋषु के सर पर एक किस कर दिया। लेकिन आदित्य अपने बेटे के खुराफाती दिमाग को अच्छे से जानता था। आखिर उसकी वाइफ की अटेंशन पर उसका भी तो कुछ हक था। वो बोला, आप अभी इतने छोटे नहीं हो कि आपकी मम्मी को आपको अपने हाथों से खाना खिलाना पड़े। ऋषु ने पाउट बनाया तो इशिका बोली, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य बोला, लेकिन इससे ऋषु की आदत खराब हो जाएगी। क्या आप ये चाहती हैं कि ऐसा हो? इस पर इशिका ने कहा, आप सही कह रहे हैं ऋषु बेबी, आपको अपने हाथों से ही खाना चाहिए, क्योंकि मम्मी को शूटिंग की वजह से बाहर जाना रहता है ना। ऐसे में मम्मी हमेशा आपको नहीं खिला पाएंगी, आप समझ रहे हो ना? ऋषु बोला, ओके मम्मा। फिर उसने आदित्य की तरफ मुड़कर अपनी आंखों से अपना गुस्सा जाहिर किया। ये देखकर आदित्य को हंसी आ गई और उसने ऋषु को देखकर आई विंक किया। बाप बेटे की ये आंखों ही आंखों में चल रही जंग से अनजान इशिका अपने फोन से किसी को एक मैसेज टाइप कर रही थी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। दूसरी साइड से मैसेज आया, हु आर यू? इशिका टाइप करती है, आई नो दैट यू आर रियली एंग्री विथ मी, बट आई रियली नीड यू, प्लीज टॉक टू मी, लेट्स मीट फॉर वंस। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, ओके व्हेन? इशिका ने रिप्लाई किया, दिस संडे 11 AM एट सिटी मॉल। दूसरी साइड से रिप्लाई आया, डन। इशिका को ये रिप्लाई पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये श्रेया थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। आदित्य से जब इशिका की शादी हुई थी तब उसने इशिका को बहुत समझाया था
कि आदित्य एक अच्छा जीवन साथी होगा उसके लिए, लेकिन इशिका ने उसकी बातें नहीं मानी और गुस्से में आकर उससे अपनी दोस्ती तोड़ दी। उसके पिछले जन्म में आदित्य को छोड़ देने के बाद श्रेया ने इशिका से मिलकर उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उससे कहा कि वो आदित्य के पास वापस लौट जाए। अमित अच्छा इंसान नहीं है, वो और रूपाली उसका बस फायदा उठा रहे हैं और उसका जी भर के फायदा उठाने के बाद उसको बर्बाद कर देंगे वो लोग। लेकिन इशिका की अकल पर तो उस टाइम ताले लगे हुए थे, इसलिए उसने श्रेया की एक नहीं सुनी और जब तक इशिका को उसकी बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया की भी मौत हो गई थी। उसके पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती एक प्लेबॉय टाइप के बिजनेसमैन से करवा दी थी, जिसके बाद उस आदमी ने श्रेया को इतना टॉर्चर किया कि बेचारी ने अपनी जान खुद ही ले ली। इशिका को उसकी मौत की खबर रूपाली ने बहुत खुश होते हुए दी थी। उस दिन इशिका को बहुत पछतावा हुआ श्रेया की बात ना मानने का। अगर वो उसकी बात मान लेती तो अमित और रूपाली की जाल में नहीं फंसती और श्रेया से अगर उसकी दोस्ती नहीं टूटी होती तो वो श्रेया को बचा लेती। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कार अचानक से रुकी। इशिका ने देखा कि ऋषु का स्कूल आ गया था। वैसे तो इशिका पहले भी कई बार स्कूल आई थी, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि मोहित के लिए। ये सोचकर ही उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ऋषु ने उससे उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, क्या आप मेरे साथ चलोगी? इशिका को उसकी ऐसी नजर पर बहुत प्यार आया। उसने तुरंत अपने पर्स से अपना मास्क और गॉगल्स निकालकर पहन लिया और खुद कार से उतरकर ऋषु को उतरने में हेल्प करने लगी। तो वही आदित्य गौर से इशिका को ही देखे जा रहा था। क्या वो सच में ऋषु को अंदर छोड़ने जाने वाली थी? इशिका और ऋषु खुशी खुशी जाने लगे तो आदित्य ने भी अपने मास्क और गॉगल्स लगाए और वो भी कार से उतर गया। ऋषु आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आज पहली बार उसकी मम्मा उसको ड्रॉप करने आई थी। आज सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि उसकी भी मम्मा है। वो बहुत खुश होकर अपने पेरेंट्स के साथ झूमता चला जा रहा था। उसका एक हाथ आदित्य ने और दूसरा हाथ इशिका ने थामा हुआ था। वो दोनों ही उसकी खुशी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। ऋषु के बाकी फ्रेंड्स भी स्कूल के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ ही जा रहे थे। जब उन्होंने ऋषु को देखा तो उसके साथ वो इशिका को देखकर बहुत हैरान हुए। ऋषु को अपने पापा के साथ तो उन्होंने कई बार देखा था, लेकिन आज ये पहली बार था जब वो उसके साथ किसी आंटी को भी देख रहे थे। वो इशिका को इसलिए पहचान नहीं पाए थे क्योंकि इशिका जब भी मोहित के साथ आती थी तो हमेशा फेस मास्क रिमूव करके ही आती थी। सबको पता था कि इशिका और अमित अच्छे दोस्त थे और अमित का अडॉप्टेड बेटा मोहित था। इशिका ने अपने पिछले जन्म में अमित के लिए मोहित को बहुत प्यार दिया, उसको पाला पोसा, उसके हर नखरे उठाए, उसका बुरा बिहेवियर झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमित का अडॉप्टेड बेटा था। लेकिन बाद में जाकर उसे पता चला था कि मोहित रूपाली की नाजायज औलाद थी, जिसके पिता तक को वो जानती नहीं थी। अमित रूपाली को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मोहित को बचपन से पाला ताकि किसी को भी रूपाली का ये सच पता न चले। लेकिन इशिका ने अपनी ममता के बदले क्या पाया? उसी बच्चे ने आगे चलकर उसको टॉर्चर किया और उसकी जान तक लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसका खुद का बेटा, जिसके साथ उसने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो उसकी जान बचाने के लिए आया था। इस बार वो अपनी ममता अपने खुद के बेटे पर लुटाने वाली थी, ना कि उस मोहित पर। ऋषु के एक दोस्त ने उसके पास आकर पूछा, ऋषु, ये आंटी कौन है? ये मेरी मम्मा है, ऋषु ने बहुत खुश होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी शॉक हो गए। उन्होंने आज तक ऋषु की माँ को नहीं देखा था। कभी कभी तो उनको लगता था कि उसकी माँ है ही नहीं, लेकिन आज वो खुद उनके सामने खड़ी थी। सब पेरेंट्स आगे आकर बोलने लगे, हेलो मिसेस कपूर। इशिका ने भी सबको मुस्कुराकर हेलो कहा। उसके मुंह पर मास्क देखकर एक बच्चे ने कहा, ऋषु, तुम्हारी मम्मी ने मास्क क्यों पहना है? ऋषु ने कहा, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है। उस बच्चे ने हैरानी से कहा, वाओ, बिल्कुल मोहित की मम्मी की तरह। उसकी बात सुनकर इशिका, आदित्य और ऋषभ शॉक हो गए।
ऋषु को हमेशा मोहित से बहुत जलन होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मम्मा मोहित को बहुत प्यार करती थी। सबको स्कूल में लगता था कि वो औरत जल्द ही मोहित की असली मां बन जाएगी, अमित से शादी करके, क्योंकि किसी को भी उसके ऑलरेडी मैरिड होने की बात पता नहीं थी। वही आदित्य को भी ये बात बहुत चुभ रही थी। उसने इशिका की तरफ देखा तो इशिका ने अपना मास्क थोड़ा सा उतार दिया था। वो बोली, बच्चों, मैं मोहित की नहीं, ऋषु की मम्मा हूँ। वो तो उसके पापा मेरे दोस्त है ना, इसलिए कभी कभी उसे छोड़ने आ जाती हूँ, लेकिन ऋषु मेरा असली बेटा है। आज से पहले मैं उसको छोड़ने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरे ऋषु को संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस बेचारे मोहित के पास इतने लोग नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मम्मा तो मैं सिर्फ अपने ऋषु की ही हूँ, राइट ऋषु? क्या ऋषु इस सच को एक्सेप्ट कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इश्क की बाजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।